हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पॉपेरियम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि वुमेन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनका बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद देखते हैं जब वुमेन नन प्रेग्नेंट मतलब जब बच्चा नहीं होता है तो उनका पेट कितना सता हुआ रहता है, सही जगह होता है। लेकिन बच्चा होते समय क्या होता है, उनका पेट बड़ा हो जाता है, सभी ऑर्गन बड़े हो जाते हैं, सब कुछ बड़ा बड़ा हो जाता है। तो उसको नॉर्मल शेप में लाने को ही हम पॉपेरियम कहते हैं। मतलब बर्थ के बाद फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक जैसे कि यूट्रस मेम्ब्रेन का नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि नन प्रेग्नेंट वुमेन का होता है उसमें आना ही पॉपेरियम कहलाता है। इसमें जैसे कि प्लासेंटा का एक्सपल्सन होता है। यूट्रस मेम्ब्रेन का क्या होता है, हमारा यूट्रस मेम्ब्रेन बाहर जैसे पहले शेप था ना वैसे हो जाते हैं। और ये मेनली होता कितने वीक में है? ये होता है 6 वीक के अंदर। ये 3 टाइप का देखने को मिलेगा, एक है इमीडिएट, एक है अर्ली, एक है रिमोट। कौन कौन सा? तो पहला इमीडिएट, IMMEDIAT। इमीडिएट कहने का क्या मतलब है कि विदिन 24 आवर्स जो ऑर्गन वापस अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाते हैं, जैसे कि वाइटल साइंस। सेकंड अर्ली पॉपेरियम। कौन सा? सेकंड कौन सा है? अर्ली पॉपेरियम। इसमें जो है ना 7 दिन लगता है यूट्रस वेजाइना सर्विक्स को नॉर्मल स्टेज में आने में। ये इसको कहते हैं फास्ट कंडीशन, फास्टली नॉर्मल स्टेज में आता है। रिमोट, रिमोट तीसरा क्या है? रिमोट। अर्ली और रिमोट में यही डिफरेंस है कि अर्ली में सारे ऑर्गन क्या होते हैं, बहुत फास्ट तरीके से नॉर्मल स्टेज में आते हैं। और रिमोट में क्या है, इसमें यूट्रस वेजाइना सर्विक्स स्लोली नॉर्मल स्टेज में आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि एनाटोमिकली और फिजिकल क्या क्या चेंजेज होता है ड्यूरिंग पॉपेरियम। ठीक है, पॉपेरियम में जो चेंजेज होता है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्वोल्यूशन। जो पहला पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन मतलब वही अपने वापस पुराने स्टेज में वापस आना। ठीक है, तो पॉपेरियम मतलब हमने क्या पढ़ा? पॉर मतलब चाइल्ड, पारस ब्रिंगिंग फोर्थ। ठीक है, ये मेनली ऐसा टाइम होता है जब डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी का जो ये प्रेगनेंसी के कारण जो भी चेंजेज हुए हैं उस चेंजेस को वापस अपने सही नन प्रेग्नेंट स्टेज में आना। ठीक है, इसमें मेनली 4 से 6 वीक टाइम। सबसे पहले जो देख रहे हैं ना वो है बर्थ कैनाल। वेजाइना को बर्थ कैनाल कहते हैं। इसमें जब माँ प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चा निकलने वाला रहता है तो इसका जो ब्रोड और रॉन्ड लिगामेंट होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो इसके कारण क्या होता है, मेनली पॉपेरियम में ये अपने नॉर्मल शेप में तो आ जाता है मेनली कितने वीक में? 4 से 8 वीक में। लेकिन जो नन प्रेग्नेंट था या जब पहला बच्चा नहीं हुआ था उस समय वो जो वेजाइना था वो पूरी तरह उस तरह नहीं आ पाता है, थोड़ा उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, वही लिख रहा है, रिटर्न ऑफ द टिश्यू इन द बर्थ कैनाल टू द नन प्रेग्नेंट स्टेज बिगिंग सून आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के तुरंत बाद वो नन प्रेग्नेंट स्टेज में आने लगता है। वो अपना टोन को रिगेन कर जाता है। जो उसमें रेमनेंट होते हैं ना हाइमेन का, जो हैमन होते हैं ना उसका रेमनेंट रह जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं माइट्रीफॉर्म करूंकल्स, जो स्कार होते हैं। ठीक है, इसमें जो वेजाइना और उसका आउटलेट है ना उसका साइज़ छोटा हो जाता है, लेकिन वो पूरी जो नली पैर जो कभी माँ नहीं बनी है वो सब पूरी तरह वापस नहीं आने लगता है। जो रुगे होते हैं, रुगे जो इस तरह से जैसे कि हमारा वेजाइना इस तरह से जो होता है ना वो भी दोबारा बनने लगता है 3rd वीक में। लेकिन जो पहले जैसा है, अच्छा एक आप ही बात बताइए, जो चीज़ में स्ट्रेस हो चुका है वो पूरी तरह वापस कैसे आएगा? कुछ ना कुछ तो चेंजेज हो गए ही। ठीक है, जो वेजाइना का एपिथेलियम है वो कैसा है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा मेनली हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेज, मतलब कि जब एस्ट्रोजन कम होता है वैसा।
मेनली वो फिर से नहीं करेगा प्रोफेरेट जब तक कि 4 से 6 वीक ना हो जाए। टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग वो लगाता है जब तक कि ओवरी हमारा ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन स्टार्ट ना कर जाए, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रेचिंग लेसरेशन देखने को मिलता है पेरिनियम में डिलीवरी के टाइम में। इसके कारण जब वो नॉर्मल शेप में आएगा तो जितना होना चाहिए जो कभी बच्चा नहीं बना है वो उससे नॉर्मल शेप में नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ अपना स्ट्रक्चर को रीगेन करेगा। कुछ डैमेज देखने को मिलता है जैसे कि यूरिनरी इनकंसिस्टेंस, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। अब यूरिनरी इनकंसिस्टेंस मतलब क्या होता है ना कि वो ब्लेडर सही से क्लोज नहीं हो पाता है स्टार्टिंग में, तो वो अपने आप क्या हो जाएंगे, वहाँ से बाथरूम होने लगता है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स, कुछ ऑर्गन स्लिप करके नीचे आ जाते हैं। ये सब जो है ना कुछ डैमेज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब यूट्रस में क्या क्या चेंजेज आता है। यूट्रस मेनली यूट्रस पहले चेंजेस जाने के पहले इसका नॉर्मल साइज जानना पड़ेगा। तो नॉर्मल साइज जानते हैं, इसका नॉर्मल साइज होता है अगर लेंथ विड्थ थिकनेस वेथ का स्पेलिंग WEIGHT। नॉर्मल में जो लेंथ होता है ना वो 7.5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ का बात करें तो 5 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस का बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। और वेट की बात करें तो 60 ग्राम का होता है। लेकिन जब यही प्रेग्नेंट हो जाती है या पॉपीरियम के समय इसका क्या होगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। जैसे लेंथ हो जाएंगे कितना, तो कलर चेंज कर देती हूँ। लेंथ हो जाता है 20 सेंटीमीटर, कितना था 7.5 था, और वो पॉपेरियम के समय 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। विड्थ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंथ और थिकनेस कितना हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। और वेट कितना हो जाएगा, तो 1 kg का हो जाता है। आप समझ सकते हैं कितना kg का, वेट 8 kg का हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यूट्रस में चेंजेज होते हैं ना, ये जिसका यूट्रस का आपको पता है फंदस ऊपर वाला पार्ट, वो अपने नॉर्मल पोजीशन में कब तक आ जाता है, तो 24 आवर्स में वो मेनली अम्बिलिकस और पीवी सिम्फेसिस के बीच तक आ जाता है। मतलब कि जो हमारा यूट्रस है, पिक्चर से बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। इसका जो ये फंदिक रीजन है ना, ये विदिन 24 आवर हमारे पेल्विक रीजन और अम्बिलिकस के बीच में आ जाता है। ठीक है, और क्या क्या चेंजेज होते हैं, मेनली जो इसका यूटेराइन ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा ताकि वो मेंटेन कर सके प्रेगनेंसी को। यूट्रस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी इसमें क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं, तो सबसे पहला चेंजेस क्या है कि फंदस है जो अम्बिलिकस के नीचे आ जाता है। जो हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल है उसका थिकनेस, प्रत्येक का थिकनेस 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाता है। यूट्रस का वेट 100 ग्राम हो जाता है, ये तो बताए। लेकिन आफ्टर 24 आवर्स जो फंदिक आयत है वो डिक्रीज हो जाता है, कितना, अप्रॉक्स 1.25 सेंटीमीटर पर डे के अनुसार ये धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है। और जो यूट्रस का वेट है वो 100 ग्राम हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी। कितने, 4 वीक आफ्टर द डिलीवरी कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कंप्लीट यूटेराइन इन्वोल्यूशन कब होता है, एकदम पूरी तरह जो यूट्रस है जो अपने पोजीशन पे आ जाना, तो उसमें मेनली लगता है 6 वीक। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि इन्वोल्यूशन ऑफ प्लासेंटल साइट टेक प्लेस इन 6 वीक, देखिए 4 वीक में क्या होता है, उसका वेट सब नॉर्मल होता है, लेकिन पूरी तरह उसको अपने वापस पोजीशन में आने में 6 वीक का टाइम लगता है। तो इसको दो तरह से पूछ सकते हैं, या तो पूछ सकते हैं कंप्लीट यूटेराइन इन्वोल्यूशन या इन्वोल्यूशन ऑफ प्लासेंटल साइट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए जो यूट्रस है ना वो पेल्विक ऑर्गन में कब आ जाता है, 2 वीक आ जाता है आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब देखते हैं पीपीटी में क्या क्या कह रहा है। मासिवली इंक्रीज यूटेराइन ब्लड फ्लो इज नेसेसरी टू मेंटेन प्रेगनेंसी, सही कह रहा है। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या करना क्या होता है,
जो हमारे यूट्राइन में ब्लड फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएंगे, हाइपरट्रोफी हो जाता है पेल्विक और वेसल का, और वहाँ पे बहुत सारे वेसल्स बनने लगते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद क्या होगा, अब वापस ये कैलिवर है जो शेप है उसको वापस अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में आना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होता है, लार्जर ब्लड वेसल बिकम ऑब्लिगेटेड बाय हाइलीन चेंजेस। अब जो ब्लड वेसल्स हैं जो बहुत सारे जा रहे हैं, जो मेनली बना था प्रेगनेंसी के टाइम में, वो क्या होगा, धीरे धीरे उसको रोकना होगा। तो वही क्या होता है, ऑब्लिगेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होंगे, ये धीरे धीरे रिप्लेस होंगे, स्मॉल बन जाएंगे। और ये कभी कभी क्या होता है ना, ये वेस्टिजेस के फॉर्म में बहुत साल तक रह जाते हैं। अब लेबर के समय में क्या होता है, जो मेनली हमारा डायलेटेड सर्विक्स है उसका जो मार्जिन है उसमें मेनली दो चीज़ देखने को मिलेगा। अब सर्विक्स की बातें कर रहे हैं मतलब, तो सर्विक्स का हम शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। सर्विक्स, इसका जो स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड डे है उसमें सर्विक्स का जो एक्सटर्नल ओएस है वो ओपन होता है। अब सर्विक्स के बारे में डिस्कस करें तो देख लेते हैं। ये हमारा यूट्रस है, ये सर्विक्स है, उसके बाद ये वेजाइना है। सर्विक्स में इंटरनल ओएस होता है और एक्सटर्नल ओएस होता है। स्टार्टिंग में मतलब कि फर्स्ट डे और सेकंड डे में सर्विक्स का जो ये ओएस होता है ना पूरी तरह ओपन होता है, जिसमें हम एग्जामिन करते समय अपना दोनों फिंगर होता है जिसे हम एग्जामिन करते हैं वो ईजिली अंदर डाल सकते हैं। लेकिन एक वीक के बाद एक्सटर्नल ओएस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है, इवन जो फिंगर का टिप है वही सिर्फ अंदर तक जा सकता है। अब इंटरनल ओएस में क्या क्या चेंजेज होता है, तो इसको अपना नली पैरस स्टेज में, मतलब कभी जो प्रेग्नेंट नहीं हुई है उस स्टेज में वापस कभी नहीं आता है, थोड़ा सा स्पेस इसमें रह जाता है। तो वो स्पेस देखना है तो अभी पिक्चर में दिखाऊंगी, देखिए ये है जब कभी प्रेग्नेंट नहीं बनी है, और इस तरह का हो जाता है जब वो प्रेग्नेंट बन जाती है। तो ये कैसा है, तो पैरस जब कभी नहीं प्रेग्नेंट बनी है तो उसको कहते हैं, ये जो ओएस है वो पिन पॉइंट में रहता है। लेकिन अगर एक बार ये प्रेग्नेंट हो गए तो ओएस कैसा हो जाता है, ट्रांसवर्स SLIT स्लीट लाइक हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपको पता है लेबर के समय जो हमारा सर्विक्स है उसमें बहुत सारा लेसरेशन होता है। जो हमारा इंडो सर्विकल कैनाल है वो फिर से तो बनता है फर्स्ट वीक के अंत तक, लेकिन जो पूरी तरह से वो नहीं ला पाता है। ये जो हमारा सर्विक्स ओपनिंग है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब धीरे धीरे अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है। यहाँ पे देखिए जो अभी पढ़ाया था, स्टार्टिंग में क्या है, दोनों फिंगर को हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ओपनिंग नैरो हो जाता है, सर्विक्स थिक हो जाता है, इंडो सर्विकल कैनाल अपने अपीयरेंस में वापस आ जाता है। अब एक्सटर्नल ओएस डज नॉट कम्प्लीटली रेज्यूम इट्स प्री ग्रेविडा अपीयरेंस। एक्सटर्नल ओएस अपना पूरी तरह से कोई भी, जितना भी है लगभग कोई भी अपना पूरी तरह रिगेन नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एक्सटर्नल ओएस है वो थोड़ा वाइड हो जाएगा। जो एक तो सर्विकल डिप्रेशन है ना, वो जो लेसरेशन के कारण हुआ था वो परमानेंट हो जाता है, और यही कैरेक्टरिस्टिक होता है पैरस सर्विस का, जो हमने बताया ट्रांसवर्स स्लिट लाइक। देखिए ठीक है, सर्विकल एपिथेलियम भी बहुत सारे रिमॉडलिंग में जाता है। हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया देखने को मिलता है। डिस्प्लेसिया मतलब जो बन चुका है वो धीरे 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 नॉर्मल पोजीशन में आना होगा ना, तो उसको डिस्प्लेसिया में तो जाना होगा। डिलीवरी के बाद जो हमारा फंडस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो यूट्रस है वो स्लाइटली बिलो द अम्बिलिकस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो मायोमेट्रियम है वो कवर होता है सेलोसा से और इंटरनली लाइन होता है डेसिडुआ के कारण, इसलिए जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिट्रैक्ट करता है, बट नॉट एज फोर्सफुली एज यूट्राइन कॉर्पस। देखिए जो हमारा यूट्राइन कॉर्पस है ना वो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एज कंपेरिजन टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर यूट्राइन सेगमेंट जिस तरह से बात देते हैं, ये लोअर यूट्राइन होता है या अपर यूट्राइन होता है, तो लोअर यूट्राइन उतना नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट करता है जितना हमारा ये कौन सा यूट्राइन कॉर्पस करता है। ठीक है, जैसे कि कुछ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो हमारा लोअर सेगमेंट होता है ना उसको लोअर सेगमेंट में मिली हेड, अगर सिफेलिक जो नॉर्मल पोजीशन में कहा जाता है,
तो हमारा लोअर सेगमेंट में मेनली हेड का पाथ का आना है, जिसके कारण जो हमारा जो इस्थमस पाथ है, इस्थमस पाथ कहाँ पे होता है, यहाँ पे जहाँ पर से इंटरनल सर्विक्स आने लगता है ना, उसके ऊपर वाला पाथ होता है इस्थमस पाथ। यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ही एकोमोडेशन हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये लोकेट कहाँ पर होता है, तो ये लोकेट होता है कॉर्पस, ये जो हमारा कॉर्पस है और इंटरनल जो ओएस है उसके बीच में हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इमीडिएट पोस्टपार्टम, अब मान लीजिए तुरंत क्या हो गया, हमारा पार्टम हो गया, मैंने बच्चा निकल गया, उसके बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो एंटीरियर वॉल है वो 4 सेंटीमीटर थिक, पोस्टीरियर वॉल 5 सेंटीमीटर थिक, और जो यूट्रस है वो 1 kg का हो जाता है। ये तो पहले ही बता दिए थे। 2 दिन की डिलीवरी के बाद क्या होगा, मायोमेट्रियम में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो मेनली डिस्ट्रक्शन हुआ था उसको क्या होगा, वो धीरे धीरे सही होने लगेगा, साइज डिक्रीज करने लगेगा। 1 वीक आफ्टर पोस्ट एक वीक के बाद क्या होगा, तो यूट्रस का वेट 500 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद उसके 1 वीक के बाद क्या होगा, तो उसके बाद 300 ग्राम आ जाएगा। तो वैसे ही 4 वीक के बाद पूरी तरह इन्वोलेशन हो जाता है, इन्वोलेशन कंप्लीट हो जाता है, यूट्रस हमारा 100 ग्राम में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा कंप्लीट इन्वोल्यूशन, तो वो 6 वीक में होता है। सोनोग्राफिक फाइंडिंग में यूट्राइन इन्वोल्यूशन बहुत रैपिड होता है फर्स्ट वीक में, ठीक है। उसके बाद उसको यूट्रस और इंडोमेट्रियम को अपना प्री ग्रेविडल साइज में आने में मेनली 8 वीक लगता है, ठीक है। स्टडी से पता चला है जो फ्लूइड होता है इंडोमेट्रियल कैविटी में वो 56 डे में पूरी तरह खाली हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मेनली ये सोनोग्राफी के इस तरह से देखा जाता है। अब देखते हैं हमारा इंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस होता है। तो पहले एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। आपको पता है इंडोमेट्रियम में 3 लेयर होता है, ठीक है। तो मेनली जो सुपरफिशियल लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ बेसिलारिस, वो बाहर निकल जाता है वेजाइना डिस्चार्ज के रूप में। उसको हम क्या कहेंगे, अभी आगे जाके पढ़ेंगे उसके बारे में। उसको हम कहते हैं लोचिया। क्या कहते हैं, लोचिया कहते हैं, ठीक है। LOCHIA। ये क्या है, तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ डेसिडुआ बेसिलारिस जो मेनली शेड ऑफ हो जाता है। अब डेसिडुआ आपको याद नहीं होगा एम्ब्रायोलॉजी में, तो मैं बताती हूँ। डेसिडुआ जो हमारा एम्ब्रायो इंडोमेट्रियम के अंदर जाता है, मान लीजिए ये इंडोमेट्रियम के अंदर हमारा एम्ब्रायो चला गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, हमारा इंडोमेट्रियम इसके चारों तरफ लेयर बनाने लगता है। तो एक तो यहाँ पर लेयर बनाता है, एक इसके यहाँ पर लेयर इसके चारों तरफ, और एक इस तरह से लेयर बनाता है। तो ये बेसिलारिस हो जाएगा, ये कैप्सुलारिस हो जाएगा, ये पेरिटालिस हो जाएगा। इस तरह से 3 लेयर बनाता है इंडोमेट्रियम। तो उसी को हम डेसिडुआ कहते हैं। तो बेसिलारिस कैसे निकल जाता है, तो लोचिया के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब जो इसका बेसल लेयर है, मतलब डेसिडुआ बेसिलारिस के भी 2 लेयर हैं। कौन कौन सा, सुपरफिशियल और बेसल। सुपरफिशियल तो बाहर निकल जाता है किस फॉर्म में, तो लोचिया के फॉर्म में। और जो बेसल लेयर है वो क्या करते हैं, तो वो नया इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब जो इंटायर इंडोमेट्रियम है वो रीस्टोर हो जाता है डिलीवरी के 16 दिन के बाद, एक्सेप्ट प्लासेंटा साइट जहाँ पर 6 वीक लगता है, ठीक है। अगर लोचिया के बारे में पढ़ना है तो उसके बारे में अभी सिर्फ शॉर्ट समरी देती हूँ। जो हमारा लोचिया है उसका सबसे पहले जो आता है ना लोचिया, इसमें सबसे पहले आता है रेड कलर, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा आरबीसी रहता है। 1 से 4 दिन तक आपको क्या मिलेगा, रेड कलर, क्योंकि आरबीसी ज़्यादा होता है, तो इसको कहते हैं लोचिया लुब्रा, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें आरबीसी कम हो जाएंगे, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कैसा कलर मिलेगा, सॉरी कैसा रहेगा, क्या कहेंगे इसको, लोसिया सेरोसा। कब, 5 से 9 दिन में क्या निकलने लगता है, लोसिया सेरोसा, ठीक है। इसके बाद क्या होंगे, तो इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा 10 से 15 दिन में। तो वो क्या निकलेगा, उसको क्या कहेंगे, लोचिया अल्वा कहेंगे, ठीक है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं हमारा ये डेसिडुआ और इंडोमेट्रियम रीजनरेशन के बारे में। जब प्लासेंटा और मेम्ब्रेन सेपरेट होता है ना, तो ये मेनली
स्पॉन्जी लेयर बनाता है। तो डेसिडुआ जो बेसिलारिस है वो पूरी तरह स्लफ अप नहीं होता, पहले ही बताए थे। जो सुपरफिशियल है वही स्लफ अप होता है, क्योंकि ये जो इंसिडु डेसिडुआ है इसके जो थिकनेस है वो वेरी करता है, इरेगुलर रहता है। इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स रहते हैं, ब्लड्स रहते हैं, एक्सेप्ट प्लासेंटा साइड पे। 2 से 3 डे आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, जो हमारा डिसिडुआ है वो 2 लेयर में बट जाता है, सुपरफिशियल लेयर और बेसल लेयर। 2 से 3 दिन के बाद सुपरफिशियल लेयर में स्लफ अप हो जाता है, मतलब मर जाता है, और उसके सेल वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बेसिलारिस जो है वो क्या करेगा, नया एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करेगा। एंडोमेट्रियम का जो रिजनरेशन होता है वो रेपिड होता है, एक्सेप्ट प्लासेंटल साइड पे। ये ऊपर से यूट्रस में भी देखे थे, ठीक है। जो हमारा विदिन ए वीक क्या होता है ना, जो फ्री सरफेस होता है वो मेनली कवर हो जाता है इपिथेलियम के द्वारा, और उसके बाद वो फुल्ली रीस्टोर कर देता है एंडोमेट्रियम को, ठीक है। एंडोमेट्रियासिस इज ए पार्ट ऑफ नॉर्मल लेपरेटिव प्रोसेस। कभी कभी अगर क्लिनिकली देखें तो एंडोमेट्रियासिस देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक से देखें तो इन्फ्लामेटरी चेंजेज होता है, जिसको हम कहते हैं एक्यूट सेल्फिंजाइटिस। या अभी जब पपेरियम का हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे ना, तो ये सब देखने को ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरी डिलीवरी के 5 से 15 दिन के बाद होता है। इसमें हम इन्फेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ यूटेराइन इन्वोल्यूशन। लोचिया क्या है, नॉर्मल अमाउंट ड्यूरेशन, उसका स्मेल, अमाउंट ड्यूरेशन और स्मेल से वो निकलता है। यूट्रस अपना साइज डिक्रीज करता है, लेकिन इसके कारण आपको मिलेगा क्या, इसके कारण आपको आफ्टर पेन होने का डर है। आफ्टर पेन मेनली मोस्ट कॉमन होता है मल्टीपारस वुमन में, और ये ज़्यादा हो जाता है जब बच्चा सकलिंग मतलब दूध पीता है तो। और ये मेनली माइल्ड बाई 3 डे आफ्टर डिलीवरी के 3 दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कमने लगेगा। तो वही कह रहा है प्रीमीपारस में यूट्रस क्या है, रिमेन टोनिकली कॉन्ट्रैक्टेड फॉलोइंग डिलीवरी। प्रीमीपारस में कोई यूट्रस जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है पूरे डिलीवरी में, मतलब कि धीरे धीरे वो टोनिकली अपना रिमेन रहता है। लेकिन मल्टीपारस में क्या होता है, ये विगोरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण आफ्टर पेन होने का डर है। आप देखिए कोई भी विगोरसली अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन कमेगा तो इस्कीमिया होगा। तो ये तो नॉर्मल है, हम ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा मसल्स पेन करता है ना, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेनली वर्स हो जाता है जब न्यूबल सकल करता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन का रिलीज ज़्यादा होने लगता है। आफ्टर पेन मेनली 3rd डे से धीरे धीरे कमने लगता है, ठीक है। लोचिया क्या है, तो लोचिया मेनली ये जो है ना अर्ली पुपेरियम में देखने को मिलता है, जिसमें डेसिडुआ जो है वो स्लफ अप होता है वेजाइनल डिस्चार्ज के रूप में। इसमें मेनली आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें मेनली आपको एरिथ्रोसाइट, डेसिडुआ, एपिथेलियल सेरोबैक्टीरिया होता है वो बाहर निकलता है। डिस्चार्ज को ही हम मेनली लोचिया कहते हैं, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट फ्यू डेज है आफ्टर डिलीवरी, तो हमारा जो ब्लड है वो निकलता है तो वो रेड इन कलर होता है, इसलिए इसको लोचिया रूब्रा कहते हैं। आफ्टर 3 to 4 डेज मेनली लोचिया का कलर पेल होने लगता है, क्योंकि अब ब्लड खत्म होने लगता है, उसमें WBC आने लगते हैं, तो उसको लोचिया सेरोसा कहते हैं। आफ्टर 10 डेज क्या होता है ना, ल्यूकोसाइट का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो वाइट या येलो कलर का होने लगता है, जिसको लोचिया अल्वा कहते हैं। इसका एवरेज ड्यूरेशन अगर माने तो 24 से 36 दिन तक होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्लासेंटल साइट इन्वोल्यूशन। क्या प्लासेंटल साइट इन्वोल्यूशन, इसमें मेनली आपको देखने को मिलेगा जो प्लासेंटल साइट का कंप्लीट एक्सट्रूशन है ना, पूरी तरह वो कब बन जाता है, तो 6 वीक के अंदर बन जाएगा। इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो प्लासेंटा साइट है वो मेनली उसका साइज़ क्या होगा, पाल्म साइज का होगा। लेकिन डिलीवरी के विदिन आवर कुछ ही घंटों के बाद ये मेनली इसमें क्या होने लगते हैं, बहुत सारे वेसल्स आने लगते हैं, ठीक है। जो इसके वेसल हैं वो थ्रोम्बोसिस में होने लगते हैं,
और सेकेंड वीक के बाद क्या होता है, यहाँ इसका डायमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर हो जाता है। तो जो प्लासेंटल साइड इन्वोल्यूशन है ना, वो एक्सफोलिएशन प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक्सफोलिएशन प्रोसेस है। सब इन्वोल्यूशन में मेनली आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कैसे इन्फेक्शन हुआ है, एंडोमेट्रियासिस, इसके टिश्यू इसमें रह जाते हैं, रिटेन टिश्यू, और अनीमिया भी देखने को मिलता है। तो इसमें यूट्राइन इन्वोल्यूशन में मेनली ये इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इसके जो प्लासेंटा के फ्रैगमेंट है वो रह सकते हैं, जो इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो सकता है लोचिया का, और इरेगुलर या एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है। पेल्विक सोनोग्राफी में क्या देखेंगे? तो पेल्विक सोनोग्राफी में पेल्विक सोनोग्राफी में हम ये अलग कर सकते हैं कि ये रिटेन प्लासेंटा है या वेस्कुलर का मेलफॉर्मेशन है। अब एक ड्रग्स का नाम है जिसका नाम है मेथिरगीन। ये मेनली ओरली 0.2 मिलीग्राम दिया जाता है एवरी 3 to 4 आवर्स फॉर 24 to 48 डेज। ताकि क्यों? ये मेनली इसकी इफिशियंसी जो है ना वो क्वेश्चनेबल है, ये इन्फेक्शन ये सबसे मेनली बचाता है। इफ़ इन्फेक्शन हो गया है तो हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी यूज करते हैं, जैसे कि मेनली जैसे कि पोस्टपार्टम मेट्रियासिस हो गया, किसके कारण? क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस के कारण, तो हम उसमें एंटी माइक्रोबियल थेरेपी यूज करते हैं। अगर माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है तो एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन मेनली हम देते हैं। ठीक है। अगर सीरियस मेट्रियासिस हो गया तो क्या करते हैं? इंट्रावेनस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, सॉरी। ठीक है। अब लेट पोस्टपार्टम हेमरेज, इसमें क्या होता है? ये हेमरेज लेट मतलब कि पहले पोस्टपार्टम हेमरेज हो चुका है उससे दोबारा मतलब सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज है। इस सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो ब्लीडिंग जो 24 आवर्स में हो गया है और 24 आवर्स से 12 वीक तक आफ्टर डिलीवरी जो होता है उसको सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ये हेमरेज जो है ना वो मेनली डेवलप्ड होता है विद इन 1 to 2 वीक में, जो मेनली किसके कारण होता है? द एबनॉर्मल इन्वोल्यूशन ऑफ प्लासेंटल साइट में सही से इन्वोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसके कारण होता है। ठीक है। या प्लासेंटा जो फ्रैगमेंट है वो रह गया है हमारे अंदर मतलब बॉम में, या यूट्राइन आर्टरी का क्या हो गया? सीडो एन्यूरिज्म हो गया है, तो हम सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज देखते हैं। अब ये हेमरेज डिले हो जाता है तो ये मेनली क्यों होता है? तो ये होता है बोन विलिब्रान डिजीज के कारण या इनहेरिटेड कोगुलोपैथी के कारण। इन द स्टेबल पेशेंट इफ सोनोग्राफिक एग्जामिनेशन शो एम्प्टी कैविटी देन ऑक्सीटॉक्सिन मिथाइलिर्गोनोवाइन प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग दिया जाता है। अगर देखते हैं कि सोनोग्राफी में क्या है, हमारा जो कैविटी है वो एम्प्टी है, तो हम ये सब ड्रग्स मेनली देते हैं। एंटी माइक्रोब्स कब ऐड करते हैं? जब यूट्राइन इन्फेक्शन सस्पेक्ट होता है। अगर लार्ज क्लॉट मेनली देखने को मिलता है यूट्राइन एक्टिविटी में सोनोग्राफी के दौरान, तो हम जेंटल सक्शन ये क्यूरिटेज यूज करते हैं। ठीक है। अदर क्यूरिटेज इज ऑल्सो कैरीड आउट इफ एप्रिसिएबल ब्लीडिंग परसिस्ट। अभी मान लो कि अभी भी ब्लीडिंग हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तब भी हम क्यूरेटे ही यूज करेंगे। ठीक है। अब यूरिनरी ट्रैक में कौन कौन से चेंजेज होते हैं? जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में है ना उसमें ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन कहने का क्या मतलब है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है क्योंकि जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो इसको नॉर्मल स्टेज में आने में मेनली 2 वीक लगता है। कितने वीक? 2 वीक, याद रखिएगा। ये जो डायलेटेड यूट्रस होते हैं ना और जो रीनल पेल्विस रिटर्न होता है अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में, वो मेनली 2 से 8 वीक और पोस्टपार्टम लगाता है, क्योंकि जो डायलेटेड कलेक्टिंग सिस्टम है वो मेनली कपल करता है रेसिडुअल यूट्राइन के साथ और बैक्टीरिया के साथ, जो मेनली क्या करता है? ब्लीडर में ट्रॉमा ला सकता है, और इसके कारण कभी कभी ना सिम्टोमेटिक यूटीआई इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ब्रेडल ट्रॉमा मेनली किससे एसोसिएटेड होता है? तो लेवल लेंथ मतलब कि प्रोलॉन्ग
अगर लेबर हो रहा है तो भी ब्लेडर ट्रॉमा देखने को मिल सकता है। पोस्टपार्टम में मेनली जो ब्लेडर है ना, उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो इनसेंसिटिव हो जाता है इंट्रावेसिकल प्रेशर का। मेनली इसमें आपको ओवर डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, जो हमारा ब्लेडर है वो पूरी तरह एम्प्टी नहीं होगा, इसलिए आपको बार बार बाथरूम वाली फीलिंग आएगी। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन ज़्यादा कॉमन होता है नारकोटिक एनाल्जेसिक में, ठीक है। ये अनयूजुअल होता है यूरिनरी इनकन्सिस्टेंस में, मतलब कि इसमें बार बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको बाथरूम लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें मेनली पोस्टपार्टम डायरेसिस देखने को मिलता है। इसमें जो ब्लेडर है उसमें ओवर डिस्टेंशन हो जाता है। इनकम्प्लीट एम्प्टिंग देखने को देखेंगे, मतलब कि यूट्राइन पूरी तरह खाली नहीं होता है, और इसमें जो हमारी लेडी है उसको बार बार बाथरूम होने का डर है। इसमें मेनली हमें जो है ना यूटीआई इन्फेक्शन होने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पेरिटोनियम और एब्डोमिनल वॉल के बारे में। इसमें जो ब्रॉड और राउंड लिगामेंट होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, ज़्यादा ही स्ट्रेस करने के कारण जितना रिकवरी होना चाहिए उतना रिकवरी नहीं हो पाता है। जो इलास्टिक फाइबर होता है स्किन का वो रप्चर कर जाता है प्रोलॉन्ग डिस्टेंशन के कारण। एब्डोमिनल वॉल क्या है, रिमेन मतलब सॉफ्ट और फ्लैसिड ही रहते हैं, ठीक है। जो हमारा एब्डोमेन है ना वो अनयूजुअल फ्लॉपी और पेंडुलस, मतलब कि जैसे बैलून, जब बैलून में हवा भरते हैं और बैलून क्या होता है, जब हवा निकलता है तो ऐसे हल्का थरथराता है ना, वैसा ही हमारा एब्डोमेन हो जाता है, फ्लैपी और पेंडुलस, ठीक है। एब्डोमिनल बाइंडर इज अनदर टेम्पोरली मीजर्स। उसमें हम क्या करते हैं, एब्डोमेन को बाइंड करते हैं, लेकिन ये टेम्पोररी मीजर्स है। कुछ वीक तक हमें क्या चाहिए, कुछ वीक लेता है मेनली ये स्ट्रक्चर अपने नॉर्मल शेप में आने के लिए, ठीक है। तो इसको रिकवरी कर सकते हैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करके, ठीक है। ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है मेनली वेजाइनल डिलीवरी के दौरान। आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी 6 वीक इंटरवल लेता है फैसिया को हील होने में और एब्डोमिनल जो सोल होता है उसको ख़त्म होने में। सिलेवरी एब्डोमिनल स्ट्राई मेनली यूज होता है स्ट्रेटी ग्रेविडेलम में। अब ये जो स्ट्रेटी ग्रेविडेलम है ना, ये मेनली देखते हैं जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनके पेट में ऊपर से देखिएगा ऐसे क्या लाइनिंग बना हुआ रहता है, वही स्ट्रेस को मैंने वही जो लाइनिंग बना हुआ रहता है उसी को हम स्ट्रेटी ग्रेविडेलम कहते हैं, ठीक है। ये बाकी तो पूरा अपना एब्डोमिनल वाल अपना ये अपीयरेंस को रीगेन कर लेता है, एक्सेप्ट दिस। ये जो स्ट्रेटी बन जाता है वो दाग हो जाते हैं ना, वो सब को छोड़ के। जब मसल एटोनिक रहता है तो एब्डोमिनल वाल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और ये मेनली मार्क सप्रेशन देखने को मिलता है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल से, किसके से, तो डायस्टेसिस रेक्टी के द्वारा। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरवोलेमिया, जैसा कि हमें पता है प्रेगनेंसी के समय जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनमें क्या होता है, वॉल्यूम, जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि अमाउंट ऑफ ब्लड भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जो मेनली बाद में पोस्टपार्टम हेमरेज की तरह निकल जाते हैं। और दोबारा जो वुमेन है ना, एक बार बच्चा हो जाए उसके बाद तुरंत ही वो नॉन प्रेग्नेंट ब्लड वॉल्यूम वो रीगेन कर लेती है, ठीक है। तो मेनली होता क्या है, जैसे कि डिलीवरी के बाद जब ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल में पहुंच जाएगा तो कब पहुंचेगा, तो एक वीक के अंदर। मेनली जो WBC काउंट है ना वो डिलीवरी के बाद बढ़ जाता है, और जो ब्लड वॉल्यूम है वो एक वीक में नॉर्मल हो जाता है। कार्डिक आउटपुट है वो 10 दिन लेता है नॉर्मल होने में, और जो फाइब्रिनोजेन लेवल है वो 2 वीक तक मेनली क्या होता है, एलिवेटेड ही रहता है। तो बाद में क्या होता है कि रिस्क ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस होने का डर है, ठीक है। वेनस थ्रोम्बोसिस वो जो ब्लड में वेन में क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होने का डर होता है, ठीक है। तो ये चेंजेस हो गए हाइपरवोलेमिया का। अब क्या है पोस्टपार्टम डाययूरेसिस। पोस्टपार्टम डाययूरेसिस कहने का क्या मतलब है, मेनली नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम और जो वाटर है ना
प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा हो जाता है। पोस्टपार्टम डायरेसिस जो है वो फिजियोलॉजिकल रिवर्सल है, मतलब इसको कम करता है। कैसे करता है कम? मेनली जो सोडियम है ना उसका लेवल कम करता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक पोस्टपार्टम। ठीक है, ये जैसे कि आपको पता है उसमें जब डिलीवरी होता है उसके बाद डायरेसिस होता है, मतलब कि अपने आप बाथरूम हो जाता है और मेनली वो जो वेट गेन करती है, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो वाटर है उसको निकालना पड़ेगा, वेट लॉस करना पड़ेगा। तो ये मेनली होता है सेकेंड वीक ऑफ द पोस्टपार्टम में। ठीक है, लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, जैसा कि हमें पता है जो हमारा मिल्क है वो कहाँ बनता है, वो बनता है एल्वियोली और डक्ट में। कैसे बनता है? तो इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, HPL, ह्यूमन प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, थायरोक्सिन, इतने एंजाइम की मदद से बनता है। जो हमारा मिल्क सिंथेसिस होता है वो किसके हेल्प से होता है? प्रोलैक्टिन। और जो मिल्क बाहर आता है, मिल्क इंजेक्शन, ऑक्सीटॉक्सिन के थ्रू होता है। तो चलिए पहले इसका पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। एक बात और याद रखिएगा, पूरे प्रेगनेंसी के समय हमारा प्रोलैक्टिन ज़्यादा रहता है लेकिन इमैच्योर बनता है, जिसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ठीक है, मैच्योर मिल्क कब बनता है? मेनली डिलीवरी के 3 से 4 दिन के बाद। और जो कोलेस्ट्रॉम है वो बेबी की फीडिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, IgA होता है जो ये इम्यून प्रोवाइड करता है हमारे बेबी को। जैसे कि अगर कोई पूछेगा ना कि क्यों मैच्योर मिल्क का सेक्रेशन होता है ओनली आफ्टर डिलीवरी, तो जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, ये बढ़ेगा, जिसके कारण जो लैक्टोएल्बुमिन है उसका प्रोडक्शन घटता है। लेकिन डिलीवरी के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉल होता है, जो फर्स्ट स्टिमुलस होता है हमारे मिल्क सेक्रिएशन का। तो इसको कंटिन्यू कौन करता है? तो बेबी का सकलिंग। जितना बेबी सकलिंग करेगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोलैक्टिन ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन इसका भी लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है 3 मंथ में लगभग। ठीक है, प्रोलैक्टिन आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे कमते रहता है, लेकिन सकलिंग क्या होता है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है ना, हमारा हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस ये सेक्रिएट करता है डोपामिन जो क्या करता है ना, प्रोलैक्टिन का सेक्रिएशन को इनहिबिट करता है। लेकिन सकलिंग क्या करता है, सकलिंग मेनली इनहिबिट करता है डोपामिन को। अगर डोपामिन इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोलैक्टिन फिर से नॉर्मल काम करने लगेगा। जो प्रोलैक्टिन है ना वो मेनली 7 से 8 वीक ऑफ गेस्टेशनल पीरियड ही स्टार्ट हो जाता है, और जो पीक पे जाता है 40 वीक में। ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे घटता है, लेकिन सकलिंग के कारण वो क्या होता है, फिर से बढ़ जाता है। चलिए फिर से एक देखते हैं कि थोरैसिक सेंसरी नर्व कैसे हेल्प करता है। मेनली जो 4, 5, 6 नर्व है वो क्या करता है, सिग्नल भेजता है हमारा हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में कहाँ, पारावेंट्रिकुलर और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये सिंथेसिस करता है ऑक्सीटॉक्सिन को। अब ये ऑक्सीटॉक्सिन सिंथेसाइज होके चला जाता है हमारा पिट्यूटरी, कौन सा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी भी सिंथेसिस नहीं करता, ये रिलीज करता है। और इसके कारण क्या होता है, हमारा मायोएपिथेलियम सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण मिल्क हमारा बाहर आता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार देख लेते हैं PPT। लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन मतलब बच्चे का फीडिंग करवाना। इसमें होता क्या है, जैसा कि हमें पता है हमारा मेमेली ग्रैंड या ब्रेस्ट उसको कह सकते हैं, इसमें 15 से 25 लोब होते हैं। ये कैसे अरेंज होते हैं, ये रेडियली अरेंज होते हैं, और एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, तो फैट के थ्रू अलग होते हैं। एक लोब्यूल में बहुत सारे लोब्यूल्स रहते हैं, जिसमें बहुत सारे एल्वियोली होते हैं, और एल्वियोली ही है जो मेनली क्या करता है, हमारे मिल्क को प्रोडक्शन करता है। अब ये एल्वियोली क्या होता है, स्मॉल डक्ट से ज्वाइन करता है और एक सिंगल लार्ज डक्ट बनाता है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट ओपन कहाँ होता है, तो निप्पल में ओपन होता है।
ठीक है। जब एल्वियोली प्रोड्यूस करेगा ना मिल्क, तो यही लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू वो बाहर आएंगे। तो आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ब्रेस्ट बिगिन टू सेक्रिएट कोलेस्ट्रॉम। मेनली कोलेस्ट्रॉम कैसा होता है, डीप लेमन येलो लिक्विड होता है। ये एक्सप्रेस होता है लेमन निपल से, कब, तो सेकेंड पोस्टमार्टम डे से। कंपेयर विद द मैच्योर मिल्क, कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन, मतलब मैच्योरिंग आपको, मैच्योर मिल्क आपको बताया ना कि मेनली 3 से 4 दिन के बाद आता है, तब तक हम कोलेस्ट्रॉम जो इमैच्योर मिल्क है वो देते हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉम है ना उसमें आईजीए एंटीबॉडी होता है, बहुत सारे मिनरल्स और अमाइनो एसिड होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं जैसे कि ग्लोबुलिन, लेकिन फैट और शुगर कम होता है। ठीक है। ये जो सिक्रेशन है 5 दिन से 2 वीक तक चलता है। उसके बाद में ये ट्रांजिशन होकर मैच्योर मिल्क में चला जाता है। अब मैच्योर मिल्क में क्या है, तो आपको तो बताया कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, आईजीए होता है। ठीक है। मैच्योर मिल्क में क्या होता है, तो देखिए अभी यहाँ बताती हूँ। जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क है उसमें फैट, चलिए तीनों मिल्क के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो बर्थ से लेके 3 से 5 दिन तक होता है, ट्रांजिशनल जो 3 से 5 दिन से लेके 14 दिन तक निकलता है, और मैच्योर जब तक 14 दिन से जब तक बेबी फीडिंग कर रहा है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है ना उसका एवरेज है 30 ml ड्यूरिंग द 24 आवर आफ्टर बर्थ। ट्रांजिशनल है पर डे 500 ml, और जो हमारा मैच्योर है उसका 550 से 1150 ml पर डे। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्लियर टू गोल्डन फ्लूइड का होता है। ठीक है। इसमें ये जो है ना हमारा पहला इम्यूनाइजेशन है जिसमें नेचुरल प्रोटेक्शन आईजीए प्रेजेंट होता है। इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मेनली कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ये प्रिपेयर योर बेबीज स्टोमक फॉर डाइजेशन, ये मेनली हमारे जो बेबी है ना उसके स्टोमक को डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। और ये हाई हो जाता है कब, ग्रोथ फैक्टर के लिए। ये लग्जरेटिव इफेक्ट दिखाता है टू स्पीड पैसेज ऑफ मेकोनियम, ताकि वो ये लग्जरेटिव कहने का क्या मतलब है कि वो मेकोनियम को जल्दी से पास कर सके। ट्रांजिशनल में मिल्क बिकम लाइटर इन कलर, देखिए येलो से थोड़ा लाइट हो गया है। ठीक है। ये नेचुरल प्रोटेक्शन अभी भी कर रहा है। इसमें एक्टिव एंजाइम्स और हार्मोन प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली क्या करता है, तो ये मेनली बेबी को प्रोटेक्ट करता है। मोर ऑफन योर बेबी फीड द मोर मिल्क योर ब्रेस्ट मिल्क, मतलब जितना ब्रेस्ट मिल्क जितना बेबी फीडिंग करेगा उतना ज़्यादा मिल्क बनेगा। ठीक है। मैच्योर मेनली फैट कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है। इसमें मेनली जितने भी रिक्वायरमेंट चाहिए 6 मंथ के बेबी के लिए वो सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है इसको पिलाते समय। ठीक है। ड्यूरिंग वीनिंग इट बिकम मोर कोलेस्ट्रॉल लाइक द अमाउंट डिक्रीजेज, बाद में जब हम इसको रोकते हैं तो धीरे धीरे इसका क्या होता है, अमाउंट घटते जाता है। ठीक है। अब क्या, ये जो है ना वो मिल्क सीरम है और मेनली लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरल्यूकिन 6 पाया जाता है। ह्यूमन मिल्क में अगर हे और केसिन का रेशियो देखा जाए ना तो हे ज़्यादा होता है। प्रोलैक्टिन मेनली क्या में हेल्प करता है, ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन में। ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है वो भी आइडेंटिफाई होता है क्योंकि ये मेनली डिस्ट्रॉय नहीं होता है गैस्ट्रिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। ये मेनली ऑब्जर्व होता है ताकि प्रमोट कर सके ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ न्यूबॉर्न इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है। अब देखते हैं इंडोक्राइनोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। इंडोक्राइनोलॉजी ऑफ लैक्टेशन में आपको पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले क्या होता है कि जो प्रोजेस्ट्रॉन, इजेस्ट्रॉन, प्लासेंटल लैक्टोजेन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ये सब क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ मिल्क सेक्रेटिंग एपैरेटस, जो अभी बताया एल्वियोली, लैक्टिफेरस डक्ट, ये सब का। ठीक है। उसका डिलीवरी के साथ क्या होता है ना, जो मैटरनल सीरम लेवल है प्रोजेस्ट्रॉन और इजेस्ट्रॉन का वो एकाएक घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो ड्रॉप होता है ये रिमूव कर देता है इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन ऑन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन प्रोडक्शन, जिसके कारण लैक्टोज सिंथेसिस के कारण जो हमारा मिल्क है
उसका सेक्रिएशन हो जाने लगता है। जो हमारा प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल है ना, ये अलाउ करता है प्रोलैक्टिन को कि तुम स्टिमुलेट करो अल्फा लैक्टोएल्बुमिन प्रोडक्शन का। एक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर इन मेमोरी एपिथेलियल सेल, मेनली ये क्या करता है, एक्टिवेट होता है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर कहाँ पर, तो मेमोरी एपिथेलियल सेल में। इसके कारण जो पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन है वो भी क्या हो जाता है, डाउन रेगुलेट हो जाता है, जिसके कारण कैल्शियम ट्रांसपोर्ट भी मिल्क में ज़्यादा हो जाता है। सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है मेमोरी एपिथेलियल सेल के कारण, जिसके जो मेंटेन करता है मिल्क के प्रोडक्शन को। अब इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, ये सब मेनली कंट्रोल किया जा सकता है नल्सिंग और एम्प्टी ऑफ द मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट से। प्रोलैक्टिन इसेंशियल होता है लैक्टेशन के, जिस भी वुमेन को मेनली पिट्यूटरी नेक्रोसिस, सीहान सिंड्रोम होता है वो मेनली लैक्टेशन नहीं करता है। जो प्लाज्मा प्रोलैक्टिन लेवल होता है फॉल हो जाता है मेनली डिलीवरी के बाद, और डिलीवरी के बाद जो मेनली ट्रिगल किसके द्वारा होता है, सकलिंग के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सब पहले ही बता दिए हैं आपको, ये भी बता दिए हैं इंजेक्शन ये सब के बारे में। ठीक है, अब एंटीबॉडी इन द ह्यूमन मिल्क स्पेशली डायरेक्टेड अगेंस्ट मैटरनल इन्वायरमेंट एंटीजन सच एज ई कोलाई। जो हमारा मिल्क होता है ना प्रेग्नेंट लेडी का, उसमें जो एंटीबॉडी होता है वो मेनली जो मैटरनल एंटीजन होते हैं जैसे कि ई कोलाई, वो सबसे बचने में हेल्प करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीज द इंसिडेंट ऑफ ईयर रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। मतलब जिसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाता है ना, उनमें ईयर, रेस्पिरेटरी और जीआई इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस और सडन इन्फेंट सिंड्रोम डेथ भी कम होता है। ठीक है, मिल्क कंटेन बोथ T and B lymphocyte, but T lymphocyte appear differ from those found in blood। जो हमारा मिल्क है ना वो दोनों से बना होता है, B और T, लेकिन जो ब्लड में T होता है और जो मिल्क में पाया जाता है दोनों एक दूसरे से अलग होता है। जो मिल्क में T लिम्फोसाइट पाया जाता है उसमें ऐसा सेल होते हैं जो मेनली एग्जिबिट करते हैं स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन को, और ये जो T सेल है वो तो आपको पता है मेमोरी का काम करता है, तो ये मेनली एक्सपीरियंस करता है हमारे मदर के इम्यूनोलॉजिक एक्सपीरियंस को। ठीक है, एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये न्यूट्रिशन की तरह काम भी करता है, इम्यून सिस्टम की तरह डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साइकोलॉजिकल बच्चे को मजबूत बनाता है, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और एक्यूट और क्रोनिक डिजीज से बचाता है। ठीक है, 10 स्टेप फॉर सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, यह स्टेप है कैसे हम सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं, ये सब तो इजी है। अब केयर फॉर द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को हम कैसे केयर करेंगे, तो इसका जो केयर करना है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इनएडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि सही से सकलिंग नहीं हो पा रहा है या मदर को स्ट्रेस या एंजाइटी है, तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सकलिंग करवाएंगे सही से, उसके बाद उसको डोपामिन एंटागोनिस्ट देंगे ताकि प्रोलैक्टिन सेक्रिएशन बढ़ सके, और इसमें क्या देंगे, जो डी डोपामिन एंटागोनिस्ट है उसमें हम देंगे मेटोक्लोप्रामाइड और पेरिडोम। ठीक है, और अगर मिल्क प्रोडक्शन को सप्रेस करना है तो जो मिल्क का एक्सप्रेशन हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे, और डोपामिन एगोनिस्ट देंगे जिसमें कि केवरगोलिन मेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऐसे केयर करेंगे, तो निपल रिक्वायर लिटिल अटेंशन। ठीक है, जैसे कि इसको साफ़ करना, स्किन में कोई फीचर ना हो ये ध्यान देना, क्योंकि कुछ कुछ डिजीज जो होते हैं ना हमारे बच्चों से हमारे में भी आ सकते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेस्ट में, जिसके कारण मेनली हमारा ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन ही सब हो सकता है, आगे इसका क्लिनिकल में बताऊँगी। ठीक है, देखिए वही लिख रहा है, जो निपल में क्या हो सकता है, अगर फीचर्स हो जाए, क्रैकर्स हो जाए, तो ये नर्सिंग में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, और ये क्रैकर्स के कारण मेनली क्या होता है, पायोजेनिक बैक्टीरिया का हमारे ब्रेस्ट में इंट्री होता है, जिसके कारण निपल क्या होता है, इरिटेट हो जाता है, और हमें वॉशिंग द एल्वियोला विथ वाटर और माइल्ड सोप, इसलिए कहा जाता है कि
पहले जब फीडिंग करा रहे हैं उससे पहले एल्वियोला को ये वाटर और माइल्ड सॉप से साफ़ कीजिए। उसके बाद नर्सिंग कराइए। अगर निपल इरिटेटेड है या फीचर्स हो रहा है तो उसमें टॉपिकल लैनोलिन लगाइए और निपल को मेनली क्या कीजिए, वो निपल को ज़्यादा यूज कीजिए जिसमें फीचर या क्रैकर्स कम हैं, और मेनली उसमें 24 आवर्स के लिए सील लग कर दीजिए ताकि उसमें क्या हो सके, उसका पूरी तरह सही हो सके। निपल पेन यूजुअली सबसाइड बाई 10 डेज। निपल पेन 10 डेज में अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर फिशरिंग सही सीवियर हो तो न्यूबॉर्न को ये जो अफेक्ट शायद है वहाँ पर मेनली न्यूबॉर्न को जो फीडिंग होता है वो वाला दूसरे जो सही होता है ना उसमें करने के लिए कहा जाता है। ठीक है। कंट्राडिक्शन टू द ब्रेस्ट फीडिंग। कहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जो आईवी ड्रग यूज करते हैं या ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, जो अल्कोहल में कंट्रोल नहीं करते हैं, जो इन्फेंट को ग्लैक्टोसेमिया होया हुआ है, जो इन्फेंट को ऑलरेडी ह्यूमन HIV वायरस होया हुआ है, या जो एक्टिव या अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस होया है। क्योंकि एक्टिव अनट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है ना, ये मेनली ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के समय जो माएँ सब बोलती है ना तो उसका मुंह का जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट और मुंह का जो ड्रॉपलेट होता है उससे बच्चे को ये जाने का खतरा होता है। टेकिंग सर्टेन मेडिकेशंस और जो ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट करा रहे हैं जैसे कि रेडिएशन थेरेपी, ये सब जिनमें एक्टिव हर्पिस सिम्प्लेक्स लेसन हो ब्रेस्ट पे, जो साइटोजेनिक ड्रग्स लेते हों, ये सब मेनली क्या होता है, कंट्राडिक्टेड होता है। हेपेटाइटिस बी और सी में बी जो होता है ना वो कंट्राडिक्टेड होता है, सी मेनली ब्रेस्ट फीडिंग से स्प्रेड नहीं करता है। अनाको गाइडलाइंस के अनुसार जो हमारा ब्रेस्ट फीडिंग है वो HIV पॉजिटिव मदर में मेनली इंडिया के लिए कंट्राडिक्टेड नहीं है। लेकिन कंट्राडिक्टेड क्या है, मिक्स फीडिंग, मतलब कि थोड़ा देर क्या करें, माँ का खाना दूध पिलाएं, फिर बाहर का, फिर माँ का, तो ये कंट्राडिक्टेड है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि बहुत इम्पोर्टेंट हो गया और हमें ड्रग्स लेना है तो कैसे लेंगे? एक तो पहले अगर सिंगल डोज का ड्रग्स ले रहे हैं सोने के समय लीजिए। अगर बहुत सारे डोज ले रहे हैं तो जब फीडिंग करा रहे हैं ना उससे पहले ले लीजिए, मतलब कि डोज लेने से पहले बच्चे को फीडिंग करा दीजिए। ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रहे हैं उनमें जो ओवुलेशन है ना वो आफ्टर 3 वीक वापस आ सकता है, कि जो हमारा जो ये मेंसेज है वो रिटर्न हो जाता है 6 से 8 वीक में। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उनमें ओवुलेशन 10 वीक के बाद आता है। तो ये कैसे होता है, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, जो इनहिबिट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या लिथलाइजिंग सेक्रिएशन को, और ये इनहिबिट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ और ओवुलेशन को। ठीक है। लेकिन अगर लैक्टेशन हो ही नहीं रहा है फिर इसको क्या कहेंगे, तो ये तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए नॉट जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं उसमें ओवुलेशन मेनली 3 वीक के बाद ही देखने को मिलता है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उसमें 7-10 वीक के बाद देखने को मिलता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं ना उनमें ऐसे याद रखिए रूल्स ऑफ 3। जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते हैं उनमें कंट्रासेप्शन 3 पोस्टपार्टम वीक में आ सकता है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उनमें 3 पोस्टपार्टम मंथ में। ठीक है। मेनली याद रखिएगा जो हमारा ये इंजेक्शन DMPA है उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग में ले सकते हैं आफ्टर 6 वीक। कॉपर टी ये सब करवा सकते हैं फ्रीली आफ्टर 4 वीक। लेकिन ओरल कंट्रासेप्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के समय कंट्राडिक्टेड होता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हॉस्पिटल केयर देखते हैं। हॉस्पिटल केयर में मेनली क्या देखिएगा, ये 2 हॉस्पिटल केयर जो है ना मेनली डिलीवरी के 2 घंटे बाद स्टार्ट होता है। ब्लड प्रेशर और पल्स है जो एवरी 15 मिनट पे देखते रहना चाहिए। टेम्परेचर 8 घंटे तक एवरी 4 घंटे, मतलब कि फर्स्ट 8 आवर्स में 2 बार टेम्परेचर चेक करना चाहिए 4-4 घंटे पर। उसके बाद आपको एवरी 8 आवर पे चेक करना चाहिए। हम कैसे वेजाइनल ब्लीडिंग को मॉनिटर करेंगे,
तो जो फंदस पल्पेटेड हुआ है ना, उसको देखेंगे कि वो सही से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, रिलैक्सेशन सही से है कि नहीं। यूट्रस जो मेनली मसाज किया जाता है हमारा एब्डोमिनल वॉल से, तो उसमें अभी कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं है। अगर ज़रूरत पड़े तो यूटेरोटोनिक भी देंगे। अब यूटेरोटोनिक का दूसरा नाम इबोलिक भी होता है। ये फार्माकोलॉजिक एजेंट है जो मेनली इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन और ग्रेटर टॉक्सिसिटी ऑफ द यूट्रस। ये मेनली क्यों किया जाता है, तो लीवर को करने के लिए और जो पोस्टमार्टम हेमरेज है उसको रोकने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, जो यूट्रस में ब्लड है वो बाहर नहीं आता, यूट्रस के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये पता कैसे चलेगा, डिलीवरी के बाद मेनली क्या हो जाएंगे, हमारा यूट्राइन इनलार्जमेंट हो जाएगा, तो वो मेनली फंडल पल्पेशन से पता चलता है। हेमरेज मेनली पोस्टपार्टम के तुरंत बाद होता है, इवन नॉर्मल बर्थ हो तो भी। जो यूट्रस है ना वो क्लोजली मोनीटर होता है डिलीवरी के एटलीस्ट 1 आवर तक। मतलब कि डिलीवरी हुआ ना बच्चे का, उसके 1 घंटे तक हम यूट्रस को पूरा क्लोजली मोनीटर करते हैं। अगर रीजनल एनेस्थेसिया या जनरल एनेस्थेसिया यूज कर रहे हैं लेबर के लिए या डिलीवरी के लिए, तो मदर शुड बी ऑब्जर्व इक्विप्ड एंड स्टाफ रिकवरी एरिया। तो मदर को पूरी अच्छी तरह से हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। वुमेन जो आर आउट ऑफ वेट विद इन द फ्यू आवर्स आफ्टर डिलीवरी। जो वुमेन है ना, डिलीवरी के कुछ ही घंटे के बाद आराम से घूम फिर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए अटेंडेंट होना चाहिए, जिनमें मेनली जो होता है ना कि चक्कर ये सब आता है, सिनकोपी होता है, उनमें अटेंडेंट होना चाहिए ताकि उनके प्रोग्रेस को देख सकें। ठीक है। अर्ली एम्बुलेंसन बहुत ही ज़रूरी है, मतलब जो स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा घूमा फिरा जाता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो मेनली ब्लीडर कॉम्प्लिकेशंस या कॉन्स्टिपेशन ये सब को क्या करता है, कम करता है, और कभी कभी वेनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को रेट को भी कम करता है। अगर वेजाइना के थ्रू डिलीवरी हुआ है तो डाइटरी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वेजाइनल डिलीवरी अनकॉम्प्लिकेटेड है या सिजेरियन है तो मेनली खाना 2 घंटे के बाद अलाउ किया जाता है। अब पेरिनियल केयर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वुमेन को इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि वुल्वा को एंटीरियर टू पोस्टीरियर करें। ऐसे भी लड़कियों को मेनली जो क्लीन करना चाहिए ना, तो आगे से पीछे, पीछे से आगे नहीं। कहने का क्या मतलब है कि वुल्वा से लेके एनस के पास जाना चाहिए, नहीं ना कि एनस से वुल्वा के पास, क्योंकि एनस में क्या होते हैं ना, बहुत सारे गंदे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारा वुल्वा है उसको इन्फेक्शन दे सकते हैं। इसलिए पहले वुल्वा को साफ़ कीजिए, मतलब आगे वाला पार्ट साफ़ कीजिए जहाँ से बाथरूम करते हैं, उसके बाद पोती वाले एरिया को साफ़ कीजिए। ठीक है। पेरिनियम में कभी कभी कूल पैक भी अप्लाई किया जाता है ताकि आप इदीमा को कम कर सकें और डिस्कम्फर्ट को भी ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि जब बच्चा होता है उसमें पेरिनियल लेसरेशन होता है या एपिस्टोमी, जो पेरिनियम को काटा जाता है, तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कूल पैक अप्लाई करना चाहिए पेरिनियम में ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स। बहुत से वुमेन में क्या किया जाता है कि रिलीफ करने के लिए पेन से लोकल एनेस्थेसिया स्प्रे किया जाता है। कुछ में क्या होता है, सीवियर वेजाइनल, पेरिनियल या लेक्टल पेन क्या होते हैं, मेनली केयरफुल इंस्पेक्शन और पल्पेशन के कारण सही हो सकते हैं। अगर सीवियर डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ये इंडिकेट होता है किसका, हेमाटोमा का, मेनली फर्स्ट डे में, या इन्फेक्शन का अगर तीसरा से चौथा दिन हो रहा है तो, मतलब आपको वहाँ पे इचिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ है, तो अगर पहला दिन हो रहा है तो वहाँ पर हेमाटोमा है, लेकिन अगर तीसरा से चौथा दिन हो रहा है तो इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। ठीक है। बिगिनिंग अप्रॉक्स 24 आवर आफ्टर डिलीवरी। अगर 24 आवर आफ्टर डिलीवरी हो रहा है तो मॉइस्ट हीट भी देना चाहिए। कैसे, तो वार्म शीट बाथ से, जिससे कि क्या होता है, डिस्कम्फर्ट कम होता है। तब बाथिंग आफ्टर अनकम्प्लिकेटेड डिलीवरी इज अलाउ। आप नहा सकते हैं, तब बाथिंग कर सकते हैं अगर वेजाइनल डिलीवरी क्या हुआ है, अनकॉम्प्लिकेटेड हुआ है। एपिस्टोमी इंसिजन नॉर्मली इज फीमली हील्ड एंड नियरली एसिम्टोमेटिक बाय 3rd वीक।
मतलब जो एपिस्टोमी मतलब जो हम करते हैं इंसिजन, वो अपने आप हील हो जाता है और मेनली थर्ड वीक तक वो एसिम्टोमेटिक भी हो जाता है। ब्लेडर फंक्शन, कुछ बहुत सारे डिलीवरी में क्या होता है ना कि इंट्रावेनस फ्लूइड मेनली इंड्यूस किया जाता है एंड लेबर के टाइम में या डिलीवरी के कुछ घंटों तक, ठीक है। लेकिन ऑक्सीटोक्सिन एंटीडायरेटिक इफेक्ट शो करता है। इसका क्या मतलब है कि ये बाथरूम नहीं, शरीर के अंदर जो पानी है ना उसको बाहर निकलने से रोकता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ब्लैडर फीलिंग है वो बहुत फास्ट होता है, जो इसके कारण बहुत ज़्यादा बाथरूम लगती है। ब्लैडर सेंसेशन और कैपेबिलिटी टू एम्प्टी स्पॉन्टेनियसली, ऐसे बाथरूम लगती है, उसको खाली करने का मन करता है, वो मेनली घट सकता है। कैसे, तो जो एनाल्जेसिया यूज करते हैं, या ब्लैडर में ट्रॉमा हो गया है, या इपिस्टोमी या लेसरेशन के कारण, या ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी के कारण, जिसके कारण क्या हो सकता है, यूरिनरी रिटेंशन और ब्लैडर ओवर डिस्टेंशन हो सकता है, जो कॉमन होता है अर्ली प्यूपेरियम में, ठीक है। अब ये जो ब्लैडर का ओवर डिस्टेंशन है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, तो मेनली ऑब्जर्वेशन आफ्टर डिलीवरी। हम इंश्योर करेंगे कि जो ब्लैडर है वो फिर से ओवरफिल ना हो। जब बाथरूम के लिए निकालने के लिए जाएं तो पूरी तरह निकालें ही नहीं कि हर बार में करके आ जाएं, टाइम दें, ठीक है। अगर वुमेन 4 घंटे तक, डिलीवरी के 4 घंटे तक अगर वो बाथरूम नहीं की है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो करना नहीं चाहती है। इसका मतलब है कि उसके बॉयडिंग में क्या है, ट्रबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें एग्जामिनेशन करना चाहिए पेरिनियल और जेनाइटल ट्रैक्ट हेमाटोमा का। अगर ओवर डिस्टेंसेस ब्लैडर है तो इन ड्यूरिंग कैथेटर शुड बी लेफ्ट इन प्लेस until the factor of causing retention have been ablated। क्या कह रहा है कि ओवर डिस्टेंशन ब्लैडर है तो हम क्या करेंगे, इन ड्यूरिंग कैथेटर को प्लेस करेंगे जब तक कि ये फैक्टर सही ना हो जाए, ठीक है। बेस्ट क्या होता है कि कैथेटर को एटलीस्ट 24 आवर तक छोड़ दिया जाए। इससे क्या होगा, ये रीअकरेंस से बचाएगा और मेनली रिकवरी होगा नॉर्मल ब्लैडर टोन और सेंसेशन को। न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है ना, जैसे कि डिलीवरी होती है उस समय क्या होता है, जो हमारा लंबर सक्राल नर्व प्लेक्सस होता है उसमें कुछ मतलब जैसे कि ट्रॉमा हो गया, रिग्रेस हो गया, उसके कारण क्या होता है, इंटेंस न्यूरल ग्लिया मतलब कि क्रैम्प लाइक पेन होता है। ये कहाँ होगा, तो या तो एक लेग में या दोनों लेग में। मेनली कैसे, तो जो हेड नीचे की ओर डिसेंड करता है ना पेल्विस में, उसके कारण, ठीक है। तो अगर नर्व इंजरी हुआ तो पेन कंटिन्यू रहेगा आफ्टर डिलीवरी के बाद भी, ठीक है। कभी कभी सेंसरी लॉस या मसल पैरालिसिस भी हो सकता है। कुछ केस में फुट ड्रॉप देखने को मिलता है क्योंकि ये सेकेंडरी टू द इंजरी एट द लेवल ऑफ लंबोसैक्रल प्लेक्सस है, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा लंबोसैक्रल प्लेक्सस स्कियाटिक नर्व या कॉमन फेब्रुलर नर्व है ना, इसके इंजरी के कारण हमें फुट ड्रॉप मतलब कि पैर से नहीं हो जाता है कि एकाएक लगता है कि पैर में जान ही नहीं है और गिर जाता है, वो वाला भी हो सकता है। जो हमारा लंबोसैक्रल प्लेक्सस है ना वो मेनली क्रॉस करता है पेल्विक ब्रिम को, उसका जो कंपोनेंट है, जिसके कारण क्या होता है, जब फीटल का हेड नीचे की ओर निकलता है या फोर्सेप हम यूज करते हैं तो ये नर्व कंप्रेस हो जाता है। कॉमन फ्यूलर नर्व में भी एक्सटर्नली कंप्रेस व्हेन द लेग आर पोजीशन इन स्टीरअप। कह रहा है कि जो कॉमन फ्यूलर नर्व है वो कब ये कंप्रेस हो सकता है, तो वो बाहर से होता है जब हमारा जो लेग होता है वो स्टीरअप पोजीशन में होता है, मेनली प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज लेबर में, ठीक है। अब हॉस्पिटल डिस्चार्ज के बारे में क्या है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी है तो मेनली मोर देन 48 आवर्स में वो क्या करते हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या रहता है, तो एंटिसिपेशन का मतलब कि लोचिया का पैटर्न देखना है, वेट लॉस फ्रॉम डायरेसिस देखना है, मिल्क लेट डाउन सही से हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना है। और उसमें क्योंकि इसमें पॉपेरियम कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं तो आपको फीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग एक्सेसिव तो नहीं हो रहा है, लेग पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, ये सब मेनली देखते रहना पड़ता है। आपको हेडक क्या लगातार हेडक हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग तो नहीं आ रहा है, चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा है,
अगर ये सब हो रहा है तो इमीडिएट कंसर्न की बात है, ना कि डिस्चार्ज की। तो ठीक है, तो ये सब बताने के बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं। हॉस्पिटल स्टे लेंथ फॉलोइंग लेबर एंड डिलीवरी इज नॉट रेगुलेटेड बाई फेडरल लॉ। अब कितना दिन तक हॉस्पिटल में रहना है, उसको ये कब डिस्चार्ज करना है, ये मेनली डिपेंड करता है एक लॉ के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, फेडरल लॉ। अब तो 48 आवर्स तक अगर अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी रहा, 96 आवर तक मेनली जब अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन डिलीवरी रहा। अर्लियर हॉस्पिटल डिस्चार्ज इज एक्सेप्टेबल फॉर द अप्रॉक्सीमेटली सेलेक्टेड वुमेन इफ दे डिजायर इट। कह रहा है देखें, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिस्चार्ज हुआ तो 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज कर दीजिए। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन डिलीवरी हुआ तो 96 आवर्स के बाद डिस्चार्ज कर दीजिए। और अगर उससे पहले चाहिए तो ये वुमेन पे डिपेंड करता है, लेकिन उनको ये सब बताए जाते हैं कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बाद उनकी मर्जी है। कंट्रासेप्शन मेनली जो वुमेन हॉस्पिटल में रहती है उसी समय उनको बताया जाता है फैमिली प्लानिंग एजुकेशन के बारे में, कि कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मेनली जो कंसेप्शन होता है ना, जो वुमेन कंसीव करती है पहला प्रेगनेंसी के 6 वीक के बाद ही करती है। जो मेनली वुमेन सेक्सुअली एक्टिव है ड्यूरिंग पॉपेरियम, वो मेनली क्या कर सकती है, उनको 6 वीक तक तो कोई कंसीव नहीं करेगी, लेकिन बाद में कंसीव ना करे इसलिए उनको कंट्रासेप्टिव यूज करना पड़ता है। ठीक है, मेनली जो रिजप्शन ऑफ ओवुलेशन है वो नॉर्मल मोनिस्ट्रेशन ब्रीदिंग के कारण होगा, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग मेनली करवाने के कारण क्या होता है कि जो ओवुलेशन होता है वो डिले हो जाता है। कभी कभी जो ओवुलेशन होता है वो बिना ब्लीडिंग का भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनओवुलेटरी। ठीक है, bleeding can be anovulatory. In the risks of pregnancy in the breastfeeding woman बाद अप्रॉक्स 4% पर ईयर। मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन में वो प्रेग्नेंट हो गई है, ये मेनली 4% होता है 1 साल में। मतलब कि चांसेस है ब्रेस्ट फीडिंग के समय प्रेग्नेंट होने का। होम केयर क्वाइटस मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। डिलीवरी के तुरंत बाद इस करना कोई ऐसा एविडेंस तो मिला नहीं है, लेकिन लोग 2 वीक के बाद मेनली अपने डिजायर और कंफर्ट के अनुसार वो स्टार्ट कर देते हैं। मेनली जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो 6 मंथ पे रीएज्यूम करना चाहिए, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेट मैटरनल मॉर्बिडिटी, प्रैक्टिशनर को ये बताना चाहिए कि प्रेगनेंसी के कुछ दिन के बाद ये क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि टेबल है मॉर्बिडिटी का, मेनली 8 वीक के अंदर मेनली देखा जाता है फैटिग्यू, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, अनीमिया, बैकएक, हेमोरॉयड, हेडेक, ब्लूज, कॉन्स्टिपेशन, सूजर ब्रेकडाउन और वेजाइनल डिस्चार्ज। फॉलो अप केयर, अगर डिस्चार्ज हो रहा है जिस वुमेन को अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो डिस्चार्ज के समय क्वाइटस मतलब क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। डिलीवरी के तुरंत बाद इस करना कोई ऐसा एविडेंस तो मिला नहीं है, लेकिन लोग 2 वीक के बाद मेनली अपने डिजायर और कंफर्ट के अनुसार वो स्टार्ट कर देते हैं। मेनली जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो 6 मंथ पे रीएज्यूम करना चाहिए, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेट मैटरनल मॉर्बिडिटी, प्रैक्टिशनर को ये बताना चाहिए कि प्रेगनेंसी के कुछ दिन के बाद ये क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, जैसे कि टेबल है मॉर्बिडिटी का, मेनली 8 वीक के अंदर मेनली देखा जाता है फैटिग्यू, ब्रेस्ट प्रॉब्लम, अनीमिया, बैकएक, हेमोरॉयड, हेडेक, ब्लूज, कॉन्स्टिपेशन, सूजर ब्रेकडाउन और वेजाइनल डिस्चार्ज। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पॉपेरियम मतलब क्या था, कि जो डिलीवरी हो जाता है उसके बाद जितने भी चेंजेज हुए थे प्रेगनेंसी के टाइम में वो दोबारा नॉर्मल हो जाना, जो मेनली देखा जाता है डिलीवरी के 4 से 6 वीक के बाद। चेंजेस क्या क्या होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजेस होते हैं, सिस्टमेटिक चेंजेस होते हैं, एबनॉर्मल चेंजेस होते हैं। एबनॉर्मल चेंजेस में मेनली इंडोमेट्रियासिस, वुंड इन्फेक्शन, मस्टियासिस
और डीप वेनस थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चेंजेस में क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है वो जो रिप्रोडक्शन के बाद 100 ग्राम माने 1 kg का हो जाता है, वो वापस लौट के 100 से 200 ग्राम का हो जाता है। जैसे कि साइज़ कैसे होता है, तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी साइज मेनली कितना होता है, तो ये मेनली जस्ट बिलो द अम्बिलिकस होता है। ब्रेथ टाइम टू डू पॉपेरियम स्टेराइजेशन 2 से 3 दिन। यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन कब, 10 से 14 दिन। मैक्सिमम टाइम टू डू पॉपेरियम स्टेराइजेशन 7 से 10 दिन। पॉपेरियम स्टेराइजेशन कहने का क्या मतलब है कि अब इसके बाद ये स्टेराइल हो गया, मतलब इसके बाद बच्चे नहीं चाहिए। यूट्राइन बिकम नॉर्मल ऑर्गन 4 से 6 वीक, ठीक है। सर्विक्स मेनली फिल्म होता है, एपिथेलियल स्टार्ट टू रीग्रो, ट्रांसफॉर्मेशन जोन में फिर से वो दोबारा सही हो जाते हैं, और ये मेनली कब क्लोज हो जाता है, तो 3 वीक में, ठीक है। वेजाइना श्रिंकिंग करना स्टार्ट कर लेता है, उसमें जो रुक गए हैं वो 3 से 4 वीक में आ जाती है। एपिथेलियल दोबारा ग्रो कर लेता है, एपिथेलियम स्टार्ट टू ग्रो 4 to 6 वीक। ब्रेस्ट लैक्टोजिनेसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम मेनली प्रोड्यूस होता है कितने वीक में, तो फर्स्ट 2 to 3 वीक में, ठीक है। जब हम ब्रेस्ट चेंजेस की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस तो जानना चाहिए। मेनली जो लैक्टेशन है ना, उसके 5 स्टेजेज होते हैं। चलिए एक एक स्टेजेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो पहला स्टेज होता है ना, उसको कहते हैं मैमोजीनेसिस। इसमें मेनली क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट अपना फंक्शनल स्टेट में आता है। दूसरा जो स्टेट होता है मेनली लैक्टेशन का, वो होता है लैक्टोजीनेसिस। इसमें मेनली क्या होता है, ब्रेस्ट एल्वियोली से मिल्क बनकर निकलने लगता है, ठीक है। अब आ गया तीसरा जो स्टेज है, उसको कहते हैं ग्लैक्टोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, तो जो मिल्क है ब्रेस्ट से बाहर आने लगता है। लैक्टोजिनेसिस में बनना, ग्लैक्टोकाइनेसिस में मिल्क का ब्रेस्ट से बाहर आना। चौथा जो स्टेज है उसको कहते हैं POIESIS, पोआइसिस, मतलब लैक्टेशन को मेंटेन करना जब तक बेबी फीडिंग करता है। जो लास्ट स्टेज है उसको कहते हैं इन्वोल्यूशन। मान लीजिए कि अब क्या हो गया, हमारा ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो गया, मतलब 6 मंथ हो गया, तो इसको फिर से अपने नॉर्मल साइज में वापस आने को ही हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और एक और बात, जो लोचिया होता है ना, उसमें मेनली कितना वेजाइनल सेक्रेशन होता है, 200 से 500 ml। बाय बाय।